ये आईटी और सर्विसेज पे बात हुई, और हमारी जो राजनीतिक विषयों में जो कोऑपरेशन जो है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ये बहुत मैं कहूँगा ये पारंपरिक है कि सालों से पिछले, क्योंकि ये साल जो है ये हमारा जो है रिश्तों, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने जो है 1961 में किया था, सो 60th एनिवर्सरी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस साल हो रहा है। तो ये 60 साल में हमारे राजनीतिक रिश्ते जो हैं ये बहुत विश्वसनीय हैं, और जहाँ भी हम कहीं इलेक्शन लड़ते हैं या कोई मुद्दा होता है, जहाँ यूएन में हो या यूरोपियन यूनियन में हो, नॉर्मली जो है साइप्रस हमारा साथ देता है, और हमारे अगर कुछ वहाँ आपस में इस इशू पे कोई बातचीत हो तो आमतौर पे साइप्रस जो है भारत का पक्ष लेता है। तो हम लोग हमारी बातचीत में ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे भी हमने बहुत बल दिया। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत आजकल, भारत के हित, भारत का प्रभाव, भारत का पहचान, ये जो है दुनिया में बढ़ रहा है, और ये जो है आप इस रीजन में भी देखेंगे। ये आज तो मैं साइप्रस में ये आपको बता रहा हूँ, पर यही चीज़ अगर आप हमारे रिश्ते ग्रीस के साथ देखें, या इटली के साथ देखें, या पोर्चुगल के साथ देखें, या इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे भारत। तो पूरे मेडिटेरेनियन में आजकल जो है भारत की जो मैं कहूँगा एक किस्म से भारत की पॉलिटिकल प्रेजेंस और इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है ये बढ़ रही है, और इसमें साइप्रस जैसे दोस्त देश का इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हर देश चाहेगा कि किसी भी रीजन में कुछ ऐसे बहुत रिलायबल फ्रेंड्स और पार्टनर्स हों जिस पे हम विश्वास कर सकें, जिस पे हम निर्भर कर सकें, और उनको एक किस्म से फाउंडेशन बना के पूरे रीजन की हम प्लानिंग बनाएं। तो ये मोटा मोटा मैंने सोचा कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध जो हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा इस पे समझाऊं, और आपको मेरे इस यात्रा के बारे में भी बताऊं। तो मुझे थोड़ा बहुत अब भारत के बारे में कुछ कहने दीजिए, क्योंकि वहीं से मैं आया हूं, और मुझे पता है कि जो हमारी समुदाय जो देश के बाहर है उनका ध्यान हर वक्त भारत में ही होता है, और आजकल हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि पहली खबर जो है आप घर की खबर ही देखेंगे, और ये परिवर्तन, क्योंकि जब पहली बार जब हम लोग बाहर गए थे, और ये करीब 45 साल पहले बाहर गए थे, उस समय जब तक हमारे न्यूज़पेपर्स नहीं आते थे, और वो हफ्ते में एक बार आते थे, तो घर में भी क्या हो रहा नहीं हो रहा ये पता कराना इतना आसान नहीं था। तो मुझे पता है आपको ज़्यादातर ज्ञान तो होगा कि भारत में हो क्या रहा है, पर तब भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले सालों में जो बड़ी चुनौतियाँ जो दुनिया ने देखी है, वो चुनौतियाँ भारत को भी सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो कोविड की चुनौती थी, कि कोविड एक किस्म से हर देश के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, और किस तरीके से हर देश इसको उन्होंने सामना किया वो अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस समय जो कोविड के बीच में थे, ये कहना बहुत आसान था कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इनकी नीति ठीक थी, उनकी ठीक नहीं थी, पर अब कुछ समय बाद अब दिखाई दे रहा है कि वो कौन से देश थे जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया, जिनके हेल्थ सिस्टम ने जल्दी से वो ऐसी प्रक्रिया खड़ी की कि जो कोविड का जो ट्रीटमेंट जो था, कोविड के सेंटर्स जो थे, कोविड की दवाइयाँ जो थी,
जो कोविड के लिए मास्क और वेंटिलेटर्स और मेडिसिन्स का प्रोडक्शन जो था, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उनमें से अगर कुछ चुने हुए देश जो हैं जिन्होंने अपना तो देखा ही, पर दुनिया का भी जहां उनको मदद करने का अवसर मिला तो उन्होंने माने खुले दिल से उन्होंने दुनिया की मदद की, और हम उनमें से एक देश हैं। और मैं कहूँगा मंत्री के रूप में नहीं, हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने 140 देश से ज़्यादा हमने दवाएं दी और 100 देश से ज़्यादा हमने वैक्सीन्स दी, और ऐसे ऐसे देशों को वैक्सीन दी, और बहुत सारे वैक्सीन जो है हमने मुफ्त में दिया था। ऐसे देशों को हमने दिया जिनको दुनिया ने उस समय, दुनिया के मन में नहीं था वो देश। वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि वैक्सीन जो हैं वो विकसित देशों को पहले मिला था, विकासशील देश ज़्यादातर पीछे रह गए थे। और अगर एक देश ने अपने माने अकेला उस सिचुएशन को एक किस्म से संभालने की कोशिश की, तो मैं कह सकता हूं कि भारत ये एक देश था। तो कोविड की चुनौती जो है हमने हमें लगता है कि जो पिछले 3 साल जो है हम उसको संभाल पाए। भारत में 2 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं, और अब बहुत लोगों को बूस्टर शॉट भी मिल रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो खबर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं कि अब फिर से थोड़ी सी चिंता शुरू हो गई है कोविड के बारे में। अब देखते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में जो करना है, मोदी सरकार जो है जैसे पहले भी कर पाई थी, वो चुनौती का बिल्कुल दृढ़ता के साथ, सफलता के साथ वो सामना कर सकती है। दूसरी चुनौती जो है कोविड के कारण हर जगह, हर देश में, और ये आपने साइप्रस में भी देखा होगा कि इसका जो है आर्थिक प्रभाव पड़ा है। हर ऐसा एक देश नहीं है दुनिया में जिसकी इकोनॉमी में गिरावट नहीं हुआ है, जहाँ रोजगारी पे इसका प्रभाव नहीं है, जहाँ अलग। तो हेल्थ के अलावा जो इसका इकोनॉमिक डैमेज जो हुआ है, ये बहुत दुनिया के लिए ये बहुत एक कठिन चुनौती है, और इसका कोई ऐसा सुझाव नहीं है जो तुरंत हो या जो जल्दी में हो। तो ये अभी जो है दुनिया, मैं कह सकता हूँ, एक रिकवरी पाथ पर है, और रिकवरी पाथ में बहुत सारे देश हैं जिनका जीडीपी जो है कोविड के पहले अगर आप कंपेयर करें तो उनका जीडीपी काफ़ी गिर गया है, उनके ग्रोथ रेट्स भी बहुत गिरे हैं, बहुत स्लो डाउन हुए हैं। और उनमें से बड़े इकोनॉमी में से भारत एक देश है जो अभी भी हमारी अपेक्षा है कि इस साल हमें 6.5 और 7% के बीच में हम ग्रोथ रेट देख पाएंगे। और इसका कारण है कि इन 3 सालों में जब ज़्यादातर दुनिया एक किस्म से रिएक्टिव पोस्चर में थी, बहुत सारे देशों ने, अब कुछ लोगों ने ये टर्म सुना होगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो विकसित देश जो हैं उन्होंने पैसा और छापा, उन्होंने एक किस्म से उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो थी, वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कोविड के कारण इकोनॉमी को बढ़ाने रखने के लिए बहुत इजी क्रेडिट पॉलिसीज़ थी। अब ये टाइट हो रहा है और इसका दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है। अब भारत एक देश था जिन्होंने ये करने के बजाय इन 3 सालों में हमने बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की, और अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म्स की, कि हमारी जो बैंकिंग जो है उसको हमने क्लीन अप किया, क्रेडिट पॉलिसीज़ बदली, जो हमारे बिजनेसेस, खासकर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो थे, सर्विस सेक्टर जो था, उनको जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसा सपोर्ट हमने दिया। और लेबर रिफॉर्म्स की, एजुकेशन रिफॉर्म्स की, आप कुछ लोग जानते होंगे कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा हुई है पिछले साल। तो बाकी लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे थे, हम रिफॉर्म कर रहे थे, और इस रिफॉर्म के कारण अगर हम अभी 6.5 और 7% ग्रोथ